एक और ही है वॉइस। अच्छा अभी ठीक होगी। एक और ही है वॉइस। अच्छा टेम्परेचर ठीक है ओके। दी अर्थ एंड रेवोल्यूशन अलॉन्ग विद इफेक्ट दी सीजन्स ऑन अर्थ। अब अगर हमें चीज़ें पता चल गई हैं तो फिर हमें ये बड़ी आसानी से ये जो आज का लेक्चर है वो समझ में आएगा, अन्यथा हमें आज का लेक्चर समझ में ना आता कि क्यों कहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होती है कहाँ कम होती है। ओके सर युद्ध होने वाला है, हाँ होने तो वाला है, जब होगा तो देख लिया जाएगा। ठीक है चलेंगे साथ में लड़ने, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है, तो भी पढ़ लेते हैं है ना, वो ज़्यादा सही है। क्यों तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि दी अर्थ रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। तो पृथ्वी को जितनी भी ऊर्जा मिलती है सब सन से ही मिलती है, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। और सन ये भी हमने पढ़ा था कि सन इज द सोर्स ऑफ ऑल दी जो भी हमारे एक्सोजेनिक जो भी हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेज लगते हैं उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन ही है, ये हमने पहले पढ़ा था। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम। ठीक है यानी कि जो भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं अर्थ के उनके द्वारा जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होती है वो सेम नहीं होती है। अब वो सेम क्यों नहीं होती है, ठीक है वो सेम क्यों नहीं होती है वो अभी हम समझेंगे ड्यू टू दी शेप ऑफ अर्थ। ठीक है वो सेम क्यों नहीं होती है वो भी हम जानेंगे। ऑलराइट दिस वेरिएशन कॉसेज दी प्रेशर डिफरेंस इन दी एटमॉस्फेयर, यानी कि क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसमें सेम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन का मतलब है जो अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव होती है वो सेम नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। अब अलग अलग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग हीटिंग होगी और अलग अलग हीटिंग की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। अब प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट होगा थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है कि जो वार्म एयर है और जो कोल्ड एयर है वो अलग अलग तरह का आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जो वार्मर एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये राइज करती है, ये उठती है। जो गर्म हवा होती है उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो राइज करती है। वहीं जो कोल्ड एयर होती है, जो ठंडी हवा होती है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सिंक करती है। सिंक का मतलब है कि वो बैठती है नीचे की ओर। ठीक अब तुम खुद बताओ कि अगर ऊपर ये मान लो पार्ट ऑफ लैंड है, ये पार्ट ऑफ लैंड है, एक सेकंड, ये पार्ट ऑफ लैंड है, ठीक है तो यहाँ से हवा ऊपर जा रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई प्रेशर लगाने वाला नहीं रहेगा और एंड इट विल बी टर्म्ड एज लो प्रेशर। इसको हम निम्न दाब बोलेंगे, लो प्रेशर बोलेंगे। ठीक है देन यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो कोल्ड एयर है वो सिंक कर रही है, नीचे की तरफ बैठ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा एंड इट विल लीड टू हाई प्रेशर। ठीक है यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, निम्न दाब और उच्च दाब। ठीक तो वही चीज़ बोल रहा है कि क्योंकि अलग अलग हीट रिसीव होगी डिफरेंट पार्ट में तो अलग अलग प्रेशर होगा, यानी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है इतनी चीज़ क्लियर। अब जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो उसी की वजह से हवा भी चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब हम आते हैं सोलर रेडिएशन की तरफ। द अर्थ सर्फेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ एंड इसको बोलते हैं इंसोलेशन विच मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में भी हमने जिक्र किया था थोड़ा सा। इन डिटेल हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि जो सन से हमें ये मिलती है, ठीक है सनलाइट मिलती है, इसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं जो आती है। इन शॉर्ट इंसोलेशन बोल देते हैं और ये शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में रहता है। ठीक है शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में रहता है, यानी इसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होती नहीं है। नाउ एज द अर्थ इज अ जियोइड रिजेंबलिंग अ स्फीयर, जियोइड शेप होता है जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं जरा बताइए। जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड। आनंद जी पहले ही लिख चुके हैं है ना, और भी आई थिंक कुछ लोग लिख चुके हैं पहले ही। ऑलराइट द सन्स रेज फॉल ऑब्लिकली एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑब्लिक तरह से गिरती हैं, क्योंकि अगर फ्लैट होती तो सीधा सीधा परपेंडिकुलरली गिरती, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑब्लिक तरीके से गिरेंगे क्योंकि जो हमारी अर्थ का शेप है वो एकदम फ्लैट नहीं है बल्कि कर्व्ड है। एंड कैसा शेप है, जियोइड या ऑब्लेट स्फीरॉइड, विच मीन्स दैट इट इज बल्ज एट द सेंटर एंड पोल्स पे फ्लैट है, सेंटर पे बल्ज है पोल्स पे फ्लैट है, एंड इसी शेप को हम जियोइड बोलते हैं। कमेंट करके बताइए कि ये जो शेप है अर्थ का जहाँ पर वो सेंटर पे बल्ज है पोल्स पे फ्लैट है, ये क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। On an average, the Earth receives 1.94 calories per square centimeter per minute at the top of the atmosphere. तो इतना अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो है अर्थ रिसीव करती है पर मिनट 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर किलोमीटर की अगर हम बात करें। ठीक है तो ये जो शेप है अर्थ का उसके पीछे का रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसके पीछे का रीजन है अर्थ का रोटेशन, जिसकी वजह से जो सेंटर है वो बल्ज हो जाता है। नाउ सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली इन अ ईयर बट ड्यू टू वेरिएशंस इन ईयर ड्यू टू द वेरिएशंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन मिलता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है, जो धूप आती है वो सेम नहीं रहती है पूरे साल भर। कारण एक ये भी है, ठीक है अगर हम स्पेसिफिक देखो, अगर हम स्पेसिफिकली बोल लेंगे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडिया लोकेटेड है तो ऑब्वियसली बात है आप बोलोगे गर्मियों में ज़्यादा आएगा सर्दियों में कम आएगा, लेकिन मैं इन नेट मान लूँ कि 2024 में इतना आता है तो ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए कि जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है अब वो जब रिवॉल्व कर रही है तो आप इस तरह से देखो, ये सन है बीच में, ठीक है ये अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब जब रिवॉल्व कर रही है तो मैंने आपको बताया था इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कुलर तो है नहीं, जिसकी वजह से कुछ ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये सबसे नजदीक होती है जिसको हम पेरीहिलियन बोलते हैं, और जब सबसे दूर होती है अर्थ उसको हम एपीहिलियन बोलते हैं। ये डिस्टेंस कितनी होती है और ये डेट कब होती है जरा कमेंट करके बताइए आप। तो ये डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो पेरीहिलियन की होती है 147 मिलियन किलोमीटर और एपीहिलियन की होती है 152 मिलियन किलोमीटर। डेट होती है पेरीहिलियन मतलब पास पास कब है 3 जनवरी को, और सबसे दूर कब है 4 जुलाई को। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर 3 जनवरी को तो अगर सबसे पास में है हमारी जो अर्थ है सन के तो फिर सर्दी क्यों पड़ती है, 4 जुलाई को सबसे दूर है तो गर्मी क्यों पड़ती है। तो उसका कारण ये है कि सर्दी गर्मी पेरीहिलियन और एपीहिलियन से डिसाइड नहीं होती हैं, तो फिर किससे होती हैं, अर्थ के टिल्ट से और रेवोल्यूशन से। तो क्योंकि ये जब टाइम होता है जनवरी का तो इस टाइम पे जो अर्थ का सदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स दी सन, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होगा, बजाय कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि ये नज़दीक है, नज़दीक तो है तो नज़दीक से क्या होगा कि इसको और ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस होगी। यहाँ पे तो सर्दी ही रहेगी ना क्योंकि टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन है। एंड सेम गोज हेयर ऑल्सो, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा कि 4 जुलाई को हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। वैसे तो अगर हम देखें तो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा सा नीचे जा चुका होगा, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट वहीं पे होगा, बिकॉज हमें पता है 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है, जिस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड रेस पड़ती है सन की, और उसके बियॉन्ड तो वो जाता नहीं है 23.5 डिग्री नॉर्थ के, तो फिर नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट यानी कि उसका दक्षिणायन शुरू होगा हमारे सन का। तो जुलाई में भी अभी नदर्न हेमिस्फीयर में ही है, ठीक है, क्लियर इतनी चीज। तो यही बोल रहा है कि जब पेरीहिलियन होगा तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन ज्यादा होगा, और जब एपीहिलियन होगा तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिलेटिवली कम होगा। इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड, द फैक्टर्स दैट कॉज दीज वेरिएशंस ऑफ इन इंसुलेशन। तो ये तो मैंने एक बता दिया कि भाई अक्रॉस ईयर कैसे वेरिएट करेगा, कि जब पास में होगा यानी कि आपका बात करें 3 जनवरी को तो ज़्यादा इंसुलेशन रिसीव होगा, दूर होगा तो कम होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अक्रॉस द ईयर जिन पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। कौन कौन से? अर्थ का रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपका इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? अब आपको पता है कि अभी फॉर एग्जाम्पल शाम का समय 4 बजे का, ठीक है, सॉरी कितना 4:30 बज रहा होगा, अभी धीरे धीरे आपको पता है रात हो जाएगी, तो रात को इंसुलेशन आएगा क्या? नहीं आएगा, सिंपल। तो अर्थ दिन और रात किसकी वजह से होते हैं? रोटेशन की वजह से होते हैं। तो रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो इफेक्ट करता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, अब कैसे इफेक्ट करता है, रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। गर्दन में भारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से पट्टा वट्टा लगा के बैठना पड़ता है यार, नहीं तो थोड़ी देर में 5-10 मिनट में ही हालत खराब हो जाती है। एक पट्टा लगा बैक के लिए, एक लगा गर्दन के लिए, पूरे झगड़े हुए हैं। चलो, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज, वैसे तो आगे लिखा है तो वहीं समझ लेंगे, अभी आगे सब लिखा हुआ है, तो अभी पहले ये जान लेते हैं फैक्टर कौन कौन से, एक एक करके समझेंगे अभी, ठीक है। लेंथ ऑफ द डे, अब आपको पता है हमने पिछले लेक्चर में ही समझा था ये चीज़ कि आप बताओ 21 जून को लेंथ ऑफ डे ज़्यादा होगी नदर्न हेमिस्फीयर में या फिर कम होगी? ज़्यादा होगी। हमें पता था कि सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून को और शॉर्टेस्ट डे होता है 22 दिसंबर को, तो वो भी चीज़ अमाउंट ऑफ इंसुलेशन को तो अफेक्ट करेगी। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन 21 जून को ज़्यादा होगा एंड 22 दिसंबर को कम होगा, सिंपल। अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर कितना साफ है। साफ से मतलब है कि बादल हैं नहीं हैं, बादल होंगे तो कम इंसुलेशन होगा, ठीक है। बादल अगर नहीं होंगे तो पूरी सनलाइट आएगी, ज़्यादा सनलाइट जितनी आ सकती है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है ना। एक एक करके इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे द फैक्ट दैट द अर्थ्स एक्सिस मेक्स, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट राउंड द सन हैज़ अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमारी अगर अर्थ टिल्टेड ना होती, यानी कि एकदम इस तरह से उसकी एक्सिस होती, तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन अगर हम देखें इस तरह से, तो सीजन्स पे पहली बात तो कोई चेंज ना होता, क्योंकि अर्थ पे जो सन की डायरेक्ट रेज है वो इक्वेटर पे पड़ रही होती हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो ज़्यादा कोई वेरिएशंस ना होते। लेकिन अब क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, तो सन इसने पैर दिखा रखे हैं अपने अभी सन को, ये पूरा हमने लॉजिक समझा था सिर और पैर वाला। फिर जब यहाँ तक पहुँचेगी तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, नहीं इसने अपना सिर दिखा रखा है, अभी ये वाले पे ज़्यादा पड़ रहा है, अभी ये वाले पे ज़्यादा पड़ रहा है, फिर बीच में ज़्यादा पड़ेगा इन दोनों पोजीशंस पे। तो अगर टिल्ट ना हो तो कोई लोड नहीं है, यहीं पे पड़ता रहेगा पड़ता रहेगा पड़ता रहेगा, कोई लोड नहीं है। लेकिन लोड हो जाता है क्योंकि कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो कभी इक्वेटर, इन पे डायरेक्ट रेस पड़ रही होती है सन की, ठीक है। तो इस वजह से वेरिएशंस होते रहते हैं अर्थ के टिल्ट के वजह से। जो 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे और अपने प्लेन ऑफ ऑर्बिट पे 66.5 डिग्री, जो कि हमने कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर्स में समझे थे। Now, the second factor that determines the amount of insolation is the angle of inclination of the sun की rays जो है, sun rays, and that depends on the latitude of a place। कैसे डिपेंड करती है latitude of a place पे? देखो, अब तुम मुझे बताओ, ये सन है, ठीक है, ये सन है, अब यहाँ पे सीधा आ रही है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्लीज, है ना। यहाँ पे सनलाइट आई और इस तरह से, एक ये मैं केस कंसिडर करता हूँ, और ये मैं मान लेता हूँ कि इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो आप एक चीज़ को नोटिस करोगे, अब दो कारण हैं जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड हेयर विल बी लेस देन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड हेयर। अब हम हेयर ना करके हम ये बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट हायर लैटिट्यूड्स, लेट्स से दिस इज 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो हायर लैटिट्यूड पे जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्लैंटिंग रेस पड़ रही हैं, यहाँ पर स्लैंटिंग रेस पड़ रही हैं, यहां पर अगर हम देखें तो डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं। अब जब डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं तो एरिया कम है, सुना होगा ना बचपन में कि पेपर है, कॉन्वेक्स लेंस लो,
हाँ, और ये क्या करेगा, पेपर को जला देगा। वैसे तुम पेपर धूप में ले जाओ तो कोई जलाएगा नहीं, जलाएगा, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस रख दो तो सारी रेस को कन्वर्ज कर देता है, एक ही पॉइंट पे कर देता है, तो पार्ट जल जाता है वो। वही है। अब क्योंकि एरिया उसको कम कवर करना है तो ज़्यादा यहाँ पर डालेगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करेगा क्योंकि स्लैंटिंग रेज है पहला। दूसरा कारण ये है, आप एक चीज़ को नोटिस करो यहाँ पे कि इसको ज़्यादा पार्ट कवर करना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर का। आपको समझ नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये। तो क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर में ज़्यादा थिकनेस को कवर करना पड़ रहा है, ज़्यादा दूर तक जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जो इंसुलेशन वो थोड़ा रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पहुँचेगा नेट में वो कम होगा। इसी वजह से यहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है। ठीक, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, द एरिया कवर्ड बाई वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन दी स्लैंटिंग रेज। वर्टिकल रेज एरिया कवर कम करती हैं, स्लैंटिंग वाले एरिया ज़्यादा कवर करती हैं। तो ज़्यादा एरिया तो कम हीट, कम एरिया तो ज़्यादा हीट, वही लिखा है। मोर ओवर, वही जो मैंने दूसरा फैक्टर बताया, द स्लैंट रेज आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू ग्रेटर डेप्थ ऑफ एटमॉस्फेयर। उनको ज़्यादा डेप्थ एटमॉस्फेयर कवर करनी है, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन यानी फैलाव, टकराव और डिफ्यूजन। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए सन रेज, ठीक है, स्लैंटिंग होंगी, ऑब्लिक होंगी, यहाँ पर डायरेक्ट होंगी। क्लियर इतनी चीज़। द पैसेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के नोट्स नहीं मिले सर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के नोट्स है। अब बस यार, अब तुम कल से हम फ्री हैं, ठीक है, और जितनी भी दिक्कतें समस्याएं हैं सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब नोट्स और सारी चीज़ें भी टाइम पे मिलने लगेंगी। ऑल राइट। देवांशी जी एनसीईआरटी आई है। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर हम बढ़े स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस। ओके, एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे अमित, एक लगा देंगे, उससे हम बोलोगे, कुछ लोग बोलने लगेंगे सर अब रुक जाओ। हाँ, अभी हम इतना क्लास देंगे तुम झेल नहीं पाओगे। अंकिता जी बोल रही हैं रिपीट करिए। अच्छा, रिपीट कर दे। अंकिता जी, हमने अभी ये पढ़ा कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ा कि रोटेशन पे डिपेंड करता है, हमने पढ़ा कि टिल्ट पे डिपेंड करता है, टिल्ट ऑफ अर्थ पे। हाँ, तीसरा फैक्टर था टिल्ट ऑफ रेस पे, जो सन रेज हैं उस पर डिपेंड करता है ना। अब टिल्ट ऑफ रेस पे कैसे डिपेंड करता है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो सनलाइट आएगी वो कम एरिया कवर करेगी, ठीक है, कम एरिया कवर करेगी, और यहाँ पर जो जाएगी वो थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से एरिया कवर करेगी, क्योंकि स्लैंटिंग है तो ज़्यादा एरिया कवर करेगी। यहाँ पर कम एरिया कवर कर रही है तो ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव्ड होगा। यहाँ पर कम होगा क्योंकि लाइट उतनी है लेकिन फैल ज़्यादा रही है, ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, प्लस एटमॉस्फेयर की ज़्यादा थिकनेस कवर कर रही है, ये एटमॉस्फेयर की उतनी थिकनेस कवर नहीं कर रही है, इसकी वजह से अमाउंट ऑफ इंसोलेशन यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ कम होगा। ठीक है, इतनी चीज़। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पुरानी, हाँ पुरानी है, बाकी इसी से आपको पढ़ना है क्योंकि नई वाले में काफ़ी सारे टॉपिक्स मिसिंग हैं। ठीक है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट दी, वैसे तो मैं शेयर कर ही देता हूँ आपके साथ, जो भी अब एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ ग्रुप में, तो आप वहाँ से कर ही सकते हो अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं वाली और आप अगर वो टॉपिक मिसिंग है आपके में। तो इंसोलेशन रिसीव्ड एट दी सरफेस वेरीज फ्रॉम 320 वाट पर मीटर स्क्वायर इन दी ट्रॉपिक्स टू अबाउट 70 वाट पर मीटर स्क्वायर इन दी पोल्स। ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा होगा, ये मैं कितनी बार बोलूँ, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक्स में ओवरहेड रेज पड़ती हैं सन की। हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच को टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सनलाइट होती है वो ज़्यादा रिसीव होती है। ज़्यादा क्यों होती है उसके पीछे का कारण अभी हम समझे, क्योंकि डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं सन की, ओवरहेड रेज पड़ रही हैं जो कि कभी टेम्परेट या फ्रिजिड जोन में नहीं पड़ती हैं। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आना चाहिए वरना इसे टेम्परेट और फ्रिजिड का तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, फैट में लिटिल बॉय कुछ बिग है क्या? लिटिल ही है लिटिल और बिग दोनों है भैया। एस्पिरिन प्रिया जी, पता चल जाएगा अभी 8-10 दिनों में। चलो भाई, तो तो 320 इतना रिसीव होता है, ये नंबर थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछ सकता है। मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर दी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब ध्यान से वेयर द क्लाउडीनेस इज लीस्ट। ध्यान से, हमने ये जब फैक्टर पढ़ रहे थे तो ये पढ़ा था, पीछे ये पे पढ़ा था, ये पढ़ा था और एक और पढ़ा था। क्या
ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या था क्लाउडीनेस लेवल से? ये बोल रहा है कि सब ट्रॉपिकल में तुमको ज़्यादा देखने को मिलेगा अमाउंट ऑफ इंसोलेशन एज कंपेयर टू इक्वेटर, वही लिखा हुआ ट्रॉपिक्स, ठीक है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे इंसोलेशन ज़्यादा होगा, इक्वेटर थोड़ा सा कम रिसीव करता है देन दी ट्रॉपिक्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? वाई इट इज सो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब ट्रॉपिक का मतलब तुम्हें पता है, ये जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, तो सब ट्रॉपिक का मतलब ये इसके बीच का लगभग 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ, आप रफली समझ सकते हो 15-20 ठीक। क्यों होता है यहाँ पे? क्यों होता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव, क्यों यहाँ पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ? क्योंकि कायदे से देखा जाए तो सन की रेस तो 2 बार ओवरहेड होती हैं, एक तो 21 मार्च को, 23 सितंबर को इक्वेटर पे। होता ये है कि यहाँ पे बादल ज़्यादा बनता है इक्वेटर में बादल बहुत होता है, तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसोलेशन रुक जाता है। यहाँ पर ज़्यादा रिसीव होगा सब ट्रॉपिक्स में, क्योंकि खूब गर्मी आ रही है और उतना क्लाउडीनेस लेवल नहीं रहता है। यहाँ पे तो स्लैंटिंग रेज ही पड़ रही हैं, कभी ओवरहेड रेज पड़ती नहीं है, तो फिर वहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है। तो सब ट्रॉपिकल और भी डेजर्ट में आपको ज़्यादा मिलेगा, और बोल रहा है कि कॉन्टिनेंट में ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ओशंस, यानी कि इंसोलेशन जो होगा वो कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होगा ओशंस, यानी कि ज़मीन में ज़्यादा होगा पानी के मुकाबले। ऐसा इसलिए होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी हम ज्योग्राफी में फैक्टर्स पढ़ेंगे कि क्यों ये कॉन्टिनेंट में होता है ओशन में नहीं होता, तो समझिएगा कॉन्टिनेंट मतलब लैंड, और जो लैंड होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, इट हैज़ लेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कम होती है। इसका मतलब ये है कि जो लैंड है हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली एज कंपेयर टू ओशन, यानी कि जो ज़मीन होती है वो जल्दी से गर्म होती है, जल्दी से ठंडी होती है एज कंपेयर टू ओशन या फिर वाटर, ठीक है। तो ये इसके पीछे का रीज़न है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आ जाए हीटिंग और कूलिंग किस तरह से होती है एटमॉस्फेयर में, उसके बाद हम हीट बजट समझेंगे। तो अभी हमने जाना कि भाई शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है, इंसोलेशन जिसको बोलते हैं, इंसोलेशन शॉर्ट वेव के फॉर्म में आता है। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वो जो पड़ता है सन रेज, उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होता है वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में होता है। ये नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लॉन्ग वेवलेंथ फॉर्म में होता है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर विच इज़ एन एनवेलप ऑफ गैसेज, वो हीट होता है शॉर्ट वेव नहीं, लॉन्ग वेव के रेडिएशन, जो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। ठीक, समझा देते हैं आपको, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम पहले आपको समझा देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। जो हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा देखा था कि ये जो इंसोलेशन आता है हमारी अर्थ सरफेस पे, अभी वो हम समझेंगे कितना आता है, कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है, कितना एब्जॉर्ब होता है, वो सब हीट बजट के अंदर का टॉपिक है, अभी वो भी आएगा आगे। तो ये क्या हुआ, पड़ा इंसोलेशन आया, ये किसके फॉर्म में होता है? ये होता है आपका, हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में। और जो भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये शॉर्ट वेव को आने देते हैं, यानी दे आर ट्रांसपेरेंट फॉर द शॉर्ट वेव रेडिएशन। लेकिन जैसे ही पढ़ के ये निकलती है, इसको जिस तरह से इंसोलेशन बोलते हैं उसी तरह से इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये होता है लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में। और ये जो मैंने ग्रीन हाउस गैसेस का जिक्र किया, ये ट्रांसपेरेंट तो होती हैं इंसोलेशन के लिए, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ओपेक होती हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, यानी कि बोलती हैं कि आए तो तुम हमारी अपनी मर्जी से थे, जाओगे हमारी मर्जी से, उसको ट्रैप कर लेती हैं। और इसी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीट होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से, ना कि इंसोलेशन की वजह से। दोनों ही का जो फॉर्म रहता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका इंफ्रारेड रेडिएशन रहते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं वो तो हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। कौन रिफ्लेक्ट कर देता है उसको? वो कर देता है ओजोन लेयर, जो कहाँ मौजूद है, हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर में प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ। और ये आपके इंफ्रारेड होते हैं। क्लियर इतनी चीज़?
तो वो आपको समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर हीट 3 तरीकों से हो रहा है, पता है वो 3 तरीके यहाँ लिखे हैं, हम आपको वहीं समझाते हैं, चलो ठीक है। एक तो तरीका ये है, पहला तरीका, जैसे अर्थ सरफेस है, ये आया हीट, ये आया हमारा मतलब इंसोलेशन, और उससे तो हीट होगा नहीं, तो टेस्लेशन। और यही कारण है कि क्यों जब हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में तो टेम्परेचर घटता है। क्यों घटता है? क्यों घटता है? क्योंकि अगर सोचो इससे हीट हो रहा होता तो ये ज़्यादा गर्म होता, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम, ये कम, यानी ये ऊपर जाते टेम्परेचर बढ़ता। लेकिन हो क्या रहा है, ये टेस्लेशन है, तो यहाँ ज़्यादा हीट होगी, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लैप्स रेट बोलते हैं। कितना लैप्स रेट होता है बताओ जल्दी से ट्रोपोस्फियर का? तो इससे हीट हो रहा है, ठीक है। अब ये 3 तरीके से हीट होता है, कैसे? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन नहीं, एडवेक्शन। होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर जस्ट टच में है, जस्ट टच में है, किससे? इससे, अर्थ सरफेस से, वो हीट होती है कंडक्शन की वजह से। वो हीट होती है कंडक्शन की वजह से, जो अर्थ सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। क्योंकि कंडक्शन जो हीट है वो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है जो गर्म चीज से ठंडी चीज में होता है, वार्म से कोल्ड में होता है, और वो दोनों चीजें कांटेक्ट में होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस ये मान लो कि कोई आयरन रॉड है, इसको आप लगाते हो, यहाँ मान लो यहाँ पर कोई आग वगैरह जल रही है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, कंडक्शन के थ्रू पार्टिकल के थ्रू एक दूसरे से वो हीट ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ तक वो गर्म हो जाता है। तो वो कंडक्शन होता है। 2 चीज़ों में हीट का ट्रांसफर, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड हीट का ट्रांसफर होता है, और 2 चीज़ें कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। बिल्कुल सही। 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, फिर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है। ये हो गया कंडक्शन। अब ये जो हीट हो गया ना कंडक्शन से, अब ये जो पूरा हीट हो गया कंडक्शन से, जो ग्रीन ग्रीन अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो हीट हो गया, ये हीट हो गया, ये हीट हो गया, ये हीट हो गया, अब ये कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगा। कन्वेक्शन मतलब वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, वही लिखा हुआ है, the air in contact with the land gets heated slowly and the upper layers in contact with the lower layers also get heated। ये होता है कंडक्शन के थ्रू, जहाँ 2 बॉडीज अनइक्वल टेम्परेचर की कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, वो वही सारी चीज़ें मैंने जो बताई। एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली ऑन हीटिंग। अब ये वर्टिकली हीट राइज होगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ करंट। याद करो हमने जब पढ़ा था क्या, एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा करंट डेवलप हो रहे थे, इस तरह से ऊपर जा रहा था, फिर इस तरह से, फिर नीचे बैठ रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर नीचे हॉरिजॉन्टली, देन नीचे बैठ रहा था, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर की, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तो जो अपर लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर की, वो कन्वेक्शन से हीट होती हैं, ठीक है। और एडवेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। अब ऐसे ही तो है नहीं कि ऊपर 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 जाती रहेगी, हॉरिजॉन्टली भी तो मूव करेगी है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को बोलते हैं एडवेक्शन। ध्यान रखिएगा कि जो लू चलती है गर्मियों के टाइम पे, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। मिडिल लैटिट्यूड में जितने भी डायरनल वेरिएशन होते हैं डेली वेदर में, डायरनल का मतलब होता है डेली, डे और नाइट। जैसे कि डायरनल वेरिएशन का मतलब हो गया, जैसे कि आज 8 मई है, तो 8 मई को सबसे गर्म टेम्परेचर क्या था पूरे दिन में, और सबसे ठंडा टेम्परेचर, तो क्या है, डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो मोस्टली जो डायरनल वेरिएशन होते हैं डेली वेदर में, वो मिड लैटिट्यूड। व्हेन आई से मिड लैटिट्यूड, इसका मतलब क्या समझे? मिड लैटिट्यूड का मतलब ये हो गया कि रफली हम बात कर रहे हैं 40 से 60 डिग्री नॉर्थ और 40 से 60 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड्स हैं, उनको हम बोलते हैं, ठीक है, मिडिल टू मिडिल लैटिट्यूड। फिर उसके बाद हायर लैटिट्यूड आ जाते हैं, या फिर आप 50 डिग्री तक कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, मिड लैटिट्यूड में। देन इसके बाद अगर आप आ जाओगे जैसे कि 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आपके हायर लैटिट्यूड में आ जाते हैं, ठीक है। ये मिडिल लैटिट्यूड होंगे, जो रफली आप ये मान के चलिए 30 से लेके 50 तक, ठीक है। भारत हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। हीट बजट क्या चीज़ होती है, ठीक है, देखें अभी स्टार्ट करें हीट बजट। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर हो तो, किसी को कुछ डाउट ना हो तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हीट बजट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो नहीं, अलग से हम पेज यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसी में समझते हैं, ठीक है। तैयार हैं समझने के लिए? क्लियर गुरुदेव, ऑल क्लियर, ओके, ठीक है। तो पहले हीट बजट होता क्या वो समझ लेते हैं, और किस तरह से होता है फिर वो मैं आपको समझाऊंगा अलग से। द अर्थ एज अ होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट, इट मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर। बोल रहा है कि अर्थ अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ना तो बहुत गर्म होता है ना तो ठंडा होता है। दिस कैन हैपन ओनली
This can happen only if the amount of heat received in the form of insolation equals the amount of lost by the earth through terrestrial radiation. बोल रहा है ये तभी हो सकता है कि जब जितना हीट आया उतना ही चला जाए, तभी ये हीट बजट पॉसिबल है. हीट बजट का मतलब है कि ना तो पृथ्वी गर्म हो रही है ना ठंडी हो रही है ज़्यादा. अब ये होता कैसे वो तुम यहाँ पे समझो, वो सब लिखा हुआ है, वो भी हम देख लेंगे उसको भी, लेकिन यहाँ समझो नहीं तो वहाँ समझ आएगा नहीं. मान लेते हैं 100% आया, ठीक है. एनीथिंग इज कंसिडर्ड एज 100%, ठीक है. तो 100% ये पूरा जो इंसुलेशन आया है वो 100% है. अब इसमें से होता ये है कि इसमें से लगभग आप ये मानो कि 35%, जो 35 पार्ट हीट है, 100 पार्ट में 35 पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऊपर से ही. मतलब कि वो अर्थ सरफेस को टच नहीं करेगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है. और रिफ्लेक्ट होगा अलग अलग चीज़ों से, क्लाउड से, ठीक है, या फिर बर्फ़ पड़ी हुई है आउटर एटमॉस्फियर से हो सकता है रिफ्लेक्ट हो जाए, एटमॉस्फियर से, क्लाउड से, क्लाउड भी आ जाते हैं, ठीक है, क्लाउड से, बर्फ़ से, ठीक है, पेड़ों से, इन सब से रिफ्लेक्ट हो गया वो. और रिफ्लेक्ट जो हुआ उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, अल्बीडो बोलते हैं, ठीक है. जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है उसको अल्बीडो बोलते हैं. तो ये रिफ्लेक्ट हो गया. बाकी जितना अब अंदर घुसेगा वो है, यानी अर्थ सरफेस को आएगा, वो 65% होगा, ठीक है. अब इस 65% में ध्यान रखना, ये जो घुसा, ठीक है, ये तो रिफ्लेक्ट हो गया, वापस स्पेस में चला गया, बाय 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 बाय, इसको कर दो, ठीक है. 65 बचा, 65 को एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा. रिफ्लेक्ट नहीं किया, रिफ्लेक्ट किया वो चला गया, 35 है वो. ये कितना है, चलो नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है. ये है 14%, ठीक, 14%. ये क्या किया, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया, यहां लिख देता हूं मैं, एब्जॉर्ब्ड बाई एटमॉस्फेयर 14%. और ये अब लिख रहा हूं जो है वो है एब्जॉर्ब्ड बाई सरफेस. जो सरफेस है उसने एब्जॉर्ब कर लिया. 35 तो रिफ्लेक्ट वाला है, ये एब्जॉर्ब वाला है. कितना बचा, 65 में 14 घटाओ कितना आएगा, 51 आना चाहिए. 5, हाँ बिल्कुल 51 आएगा, 51%, ठीक. 51% क्या एब्जॉर्ब कर लिया. अब हमने ये पढ़ा था कि हीट को मेंटेन करके रखता है अपना क्या, अर्थ. इसका मतलब ये है कि ये तो चलो ठीक है, ये तो एटमॉस्फेयर में लटका हुआ है, ये तो भाई अर्थ को टच कर गया है. अब इसको हमें वापस भेजना होगा, तो इसको वापस भेजते हैं, क्योंकि तभी तो हीट बैलेंस मेंटेन होगा, हीट बजट मेंटेन होगा, ठीक. तो इसमें से जो एब्जॉर्ब हुआ है, अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू वापस जाएगा, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आया. और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब होता है अर्थ से स्ट्राइक करके जो वापस जाता है उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, ठीक, क्लियर. अब इस 50 जो 51% हुआ है, इसमें से 17% बिना किसी रोक टोक के वापस चला जाएगा स्पेस में. कोई इससे कुछ नहीं पूछेगा भाई कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे हो, आराम से जाता है. 17 पार्ट बच गया, कितना, 35%, सॉरी 34% होगा ना, 51 में 17 घटाओगे 34 आएगा, तो 34% बच गया. इसको ये जब जाता है ना तो इसको एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, समझे आप. तो एटमॉस्फेयर के पास कितना, 14 और 34, ये भी धीरे धीरे चला ही जाता है, ठीक है. तो टोटल इस तरह से हीट बजट जो है हमारी अर्थ का मेंटेन होता है. यही पूरी राम गाथा यहाँ लिखी हुई है, जो शायद आप पहली बार अगर पढ़े होंगे तो ना समझ में आई हो आपको, या फिर अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगी वैसे, ठीक है. बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप लगता है तो, लेकिन वही चीज़ें लिखी हुई हैं, क्लियर है. अब इसमें इन्होंने फर्दर ब्रेक कर दिया, जैसे मैंने बताया था 35 रिफ्लेक्ट हो गया था, 100 में 35 चला गया था, तो उसमें बोल रहे हैं जो 27 है वो टॉप ऑफ क्लाउड से गया है, 2 स्नो और आइस कवर से गया है. ये जो रिफ्लेक्ट हुआ इसी को अल्बीडो बोलते हैं, जो हम तुम्हें बता रहे थे अल्बीडो. अब अल्बीडो में सवाल ये बनता है कि किसका अल्बीडो कितना है. अगर किसी का अल्बीडो 100% है, इसका मतलब ये है कि उसका अल्बीडो 1 है. या अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर कंप्लीट, अगर एक सेकेंड, अगर 100% ऑफ
इंसोलेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक, तो इसका मतलब होता है अल्बीडो है 1, ठीक है। अल्बीडो कितना है, 1 है, समझ रहे हैं आप। और अगर एकदम भी वो नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसका अल्बीडो 0 है। यानी 0 और 1 के बीच में अल्बीडो डिफर करता है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये 8 अल्बीडो नहीं, ये 8% है, 0.08। जैसे कि सी आइस का 35, ओल्ड स्नो का, बर्फ़ का है 59, फ्रेश स्नो का 80, फ्रेश स्नो है 80% है, मतलब 0.8 हुआ, तगड़ा, बहुत तगड़ा अल्बीडो है इसका। किसका, बर्फ़ का, जो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ होती ना, जो नई नई बनी है अभी, ठीक है, लद्दाख वद्दाख में चले जाओ, पूरा रिफ्लेक्ट होगा। और यही कारण तो है जब लद्दाख वद्दाख में जाते हो, लद्दाख अद्दाख से मेरा मतलब है, अद्दाख से मेरा मतलब जैसे तुम सिक्किम विक्किम चले गए, हिमाचल चले गए, ठीक है, तो जहाँ बर्फ़बारी हो रही है, तो तुम चश्मा वश्मा लगा गया, तो लद्दाख में तो ज़रूर लेके जाते हो, हैं कि नहीं। अच्छा, किसी को पता है, मतलब हो सकता है पता ही हो, ठीक है, वो झंडों का मतलब क्या होता है जो लद्दाख वद्दाख में होते हैं, मतलब लद्दाख में होते हैं। लद्दाख वद्दाख से मेरा मतलब अगेन वही सिक्किम विक्किम में भी जाओगे, हिमाचल में, तो झंडे वंडे होते हैं सतरंगी टाइप के, उसका मतलब क्या होता है। तो वहाँ पे चश्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि अल्बीडो बड़ा तेज़ है, वो स्नो से बड़ा जोर का रिफ्लेक्ट होके आता है, तो इस वजह से चश्मा लगाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो 0.8। लेकिन अगर सबसे कम पूछेगा ना तो असफाल्ट का होता है, ध्यान रखना, असफाल्ट लिखा नहीं है यहाँ पे। असफाल्ट क्या होता है, डामर जो होता है ना, रोड की डामर, वही होता है असफाल्ट, समझे आप बात को इसका, ठीक है। तो वो समझ के रखिएगा थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए किसका अल्बीडो एग्जैक्टली तो नहीं पूछेगा, जैसे एसएससी में तो पूछ लिया था एक बार, भैया सी आई इसका बताओ, 35%। सीडीएस में हम क्वेश्चन नहीं देखें, सीडीएस सीएपीएफ में एग्जैक्टली पूछा हो, लेकिन ऑर्डर में तो ज़रूर लगाने को पूछ सकता है। बाइकर्स अपने हाँ लगाते तो हैं, हाँ अदक दिखने में अच्छे लगते नहीं यार, बुद्धिस्ट लोगों को होता है प्रेयर्स के लिए, हाँ वो तो मुझे पता, बुद्धिस्ट के लिए तो होता है, बुद्धिज़्म से तो है उससे, लेकिन क्या है वो पद्मना, अच्छा अदक मतलब तो ठीक है, अदा लेकिन विक्किम मतलब अच्छा विक्किम, विक्किम होता है, और अरुणाचल में चले जाओ वो होता है विक्किम, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी, और वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर सिंपल टर्म्स में समझाई बताई, ठीक। ये वेरिएशन इन नेट हीट बजट है, ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि ये लैटिट्यूड लिखे हुए हैं, आसान भाषा में समझो, नहीं तो यहाँ पर फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जैसे ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये 0 डिग्री है कि नहीं है, ये 0 डिग्री है, ऐसे धीरे धीरे, मतलब अपने अर्थ को अभी तक ऐसे पढ़ रहे थे ना, 0 1 2 3 4 5 90, 0 1 2 3 4 5 90, ठीक है। अभी क्या 0 1 2 90, 0 1 2 90, ठीक है। तो हमने क्या किया, अर्थ को इस तरह से टेढ़ा टिल्ट कर दिया, तो बस वही इन्होंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया लैटिट्यूड को, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, धीरे 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 आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि 0 डिग्री यानी कि यहाँ पर जो हमारे लो लैटिट्यूड है, लो लैटिट्यूड का मतलब है ट्रॉपिक्स के बीच वाला जो हाल चाल है, वहाँ पर ज़्यादा इंसोलेशन आता है कि नहीं आता, है कि नहीं आता, हमने पढ़ा है कि नहीं आता, ज़्यादा आता है वहाँ पे इंसोलेशन, यानी कि यहाँ हीट सरप्लस में होती है, लेकिन पोल्स पे कम आती है, यानी हीट डेफिसिट में रहती है। तो ये बताना ये चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि यहाँ सरप्लस में है और यहाँ डेफिसिट में है, एक्चुअल में हीट का ट्रांसफ़र भी होता है, ठीक है। अगर कहीं गर्म हवा है और कहीं गर्म हवा नहीं है, तो गर्म हवा जाके जल्दी से हल्की हल्की हीट पहुँचाएगा वहाँ पर, तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं टेम्परेचर पे, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, देन आएंगे आइसोथर्म पे, और टेम्परेचर, हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। साउंड में ज़ हो रहा है अभी, अच्छा ज़ हो रहा है साउंड में, देखें एक घंटे आगे बहुत सारे हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे डेजर्ट वगैरह, ठीक है। हम पढ़ेंगे जैसे फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कानपुर, दिल्ली है ना, जालंधर, जो इंटीरियर है इंडिया के, वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत सर्दी पड़ती है, लेकिन मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोस्टल सिटीज़ में चले जाओगे तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे मॉडरेट टाइप रहता है, यानी कि जैसे नहीं गर्मियाँ बहुत गर्म, सर्दियाँ बहुत सर्द, तो एक्चुअल में इसी फैक्टर की वजह से वो भी हम देखेंगे, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट अभी हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे आगे। एंड लोकल एस्पेक्ट, तो लैटिट्यूड, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन रिसीव्ड, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं यार, ये बताने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है, कि लैटिट्यूड पे कैसे डिपेंड कर रहा है। लो लैटिट्यूड पे ज़्यादा इंसोलेशन है और हाई लैटिट्यूड पे कम इंसोलेशन है। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। अब हाइट का मतलब ये है कि तुम जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर कभी गए हो पहाड़ी वगैरह इलाके में, तो जब हाइट पे जाते हो तो क्या ठंड लगने लगती है, लगते होता है कि नहीं, ऐसा होता है, ठंड क्यों लगने लगती है, उसके पीछे का रीजन वही दिया कि एटमॉस्फेयर थिन होने लगता है, एटमॉस्फेयर इज इंडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब जो तुम ऊपर जाओगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम होता जाएगा, अब कम होता जाएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो क्या होता जाएगा, जो हवा है वो ठंडी होने लगेगी। देयरफॉर द प्लेसेस नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हायर टेंपरेचर देन द प्लेसेस, चले जाओ हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तो क्यों ठंड होती है वहाँ, कम हो जाता है। इतनी चीज़ क्लियर।
ये पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी ये नहीं पढ़ा है, तो ये कैसे पढ़ेंगे। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टेंपरेचर इज द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में कैसे लोकेटेड है वो बोल रहा है, ठीक है। द प्लेसेस सिचुएटेड नियर द सी कम अंडर द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी एंड लैंड ब्रीजेस व्हिच मॉडरेट द टेंपरेचर। अब लैंड ब्रीज क्या होता है, उससे पहले उसी को चलो समझ लेते हैं। लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या होता है, तो लैंड ब्रीज समझ लो पहले, ठीक। लैंड ब्रीज क्या चीज़ होती है, तो ये है ज़मीन, रुकना, ये है समुद्र, ठीक है, ये है समुद्र, पानी है, और ये है ज़मीन, ये है ज़मीन पार का पार्ट, ठीक। अब मान लेते हैं दिन का समय, ये क्या है, दिन का समय, डे टाइम है, तो दिन में यहाँ भी इंसोलेशन आएगा, यहाँ इंसोलेशन आएगा। हम तुम्हें बताए थे पीछे कि बेटा ये जो होती है ज़मीन वो जल्दी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है तो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है और जल्दी हीट लूज करती है। अब ये दिन का समय है, दिन के समय तो सरफेस हीट होती है, और रात के समय वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में हीट रिलीज होती है, तो जल्दी से गर्म हो जाएगा। जल्दी से गर्म मतलब लो प्रेशर है कि नहीं, और लो प्रेशर है, ये धीरे धीरे हीट अप होगा, हीट तो होगा लेकिन धीरे धीरे। तो इसके कंपैरिजन में ये हाई प्रेशर, तो ये क्या चलेगी, हवा कैसे चलती है, हवा हमेशा चलती है हाई से लो, हमेशा उच्च से निम्न दाब की तरफ। तो ये कौन सी ब्रीज हुई, लैंड ब्रीज नहीं सी ब्रीज। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हवा का नाम पड़ता है उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। हवा का नाम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऐसे पड़ता है कि हवा अगर मान लो चल रही है ऐसे, कहाँ की तरफ चल रही है, तो चल रही है ईस्ट की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे ईस्टर्ली। बिल्कुल गलत, इसको हम बोलेंगे वेस्टर्ली। क्यों, कहाँ को चल रही नहीं, कहाँ से चल रही है, कहाँ से चल रही है, वेस्ट से चल रही है इसकी तरफ, तो वेस्टर्ली होगी, समझे आप। तो ये चल रही है कहाँ से, सी से, लैंड की तरफ। ये कब का समय है, दिन का समय है, और रात के समय इसका उल्टा हो जाएगा, तो उसको हम लैंड ब्रीज बोल देंगे। रात के समय क्या क्या होगा वो भी आपको समझाई देते हैं, लगे हाथ नहीं, आप यही बोलोगे, लो समझाया नहीं, 4 लोगों को जाके बातें बताओगे। क्यों, ये है आपका लैंड और ये है आपका सी। रात का समय है, जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। अब क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा हाई होगा, यानी कि हाई प्रेशर होगा यहाँ। ये थोड़ा लेट से कूल डाउन होगा हो तो, लेकिन लेट से यानी कि अभी गर्म है, हाई से लो। तो रात में क्या हो रहा है, रात में चल रही है क्या, हाई से लो, लैंड से सी, तो लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या है, लैंड से सी, और सी ब्रीज क्या है, सी टू लैंड। दिन के समय डे टाइम, ये कब है, नाइट टाइम। अब हम ये बात कर रहे थे, इसकी वजह से ही क्या होता है, इसकी वजह से ही समुद्र का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, वो चीज़ों को मॉडरेट करने की तरफ जाता है। कैसे जाता है कि भाई यहाँ पर समुद्र है, ये लैंड ब्रीज सी ब्रीज चलेंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, उतना ज़्यादा इन्फ्लेट नहीं होता है कि ऊपर नीचे। गर्मियों में पता चला कि जून की गर्मी में एकदम मरे जा रहे हैं और जनवरी की सर्दी मरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कुकुड़े जा रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। जो भी समुद्र के आसपास इलाके हैं हर जगह आपको मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी इसको बोलते हैं। इसका उल्टा का मतलब जितना ज़्यादा तुम अंदर जाते जाओगे, इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट पे जाते जाओगे, उसकी वजह से वेरिएशंस इन टेम्परेचर ज़्यादा होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटैलिटी, हिंदी में बोले तो महाद्वीपीयता। क्योंकि आप यहाँ पे थे, यहाँ पे लैंड ब्रीज सी ब्रीज से आराम से कंट्रोल में रहता है टेम्परेचर से, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी बोलते हैं उसको। जितना आप अंदर जाते जाओगे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी कम होता जाएगा और कॉन्टिनेंट का प्रभाव बढ़ता जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटैलिटी, जिससे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। गर्मियाँ बहुत गर्म, सर्दियाँ बहुत सर्द। इस बार क्वेश्चन भी था शायद, ऑलमोस्ट हर बार आता है ये क्वेश्चन कॉन्टिनेंटैलिटी से। ये आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे जब वो आएगा रिजल्ट वगैरह, ठीक है। एयर मास एंड ओशन करंट का भी इन्फ्लुएंस रहता है। ओशन करंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ओशन करंट हम अलग से करेंगे। ये होता क्या कि जैसे यहाँ का पानी ज़्यादा, जैसे हमने देखा था यहाँ का भी वो देखा था, ये वाला चार्ट, ये वाला, तो इसमें क्या पता था कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती, तो यहाँ से गर्मी से ट्रांसफर होती है, हवा ट्रांसफर होती है। इसी तरह से यहाँ का जो पानी होता है वो भी ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ का पानी ठंडा होता है, ये गर्म पानी ठंडा की तरफ मूव करता है, ठीक है। गर्म पानी इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करता है, ठंडा पानी पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ओशन करंट में हम पढ़ेंगे, इस चीज़ को समझ में आ जाएगा आपको। अब आते हैं अपने फाइनल चीज़ पे, जो अगेन आप यहाँ पे पढ़ने जाएंगे, आप चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, 10 मिनट का टाइम, 5 मिनट का लेके, और कुछ समझ में आ जाएगा। काफी दिमाग खराब हो जाएगा आपको कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, या अल्लाह अब तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब तो मैं कलमा पढ़ूंगा। तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, राइट। तो आइसोथर्म्स आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। आइसोथर्म क्या होते हैं, वो लाइंस होती हैं जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं जो जहाँ पर टेम्परेचर सेम है, वो होते हैं आइसोथर्म। समझ में आई बात, बस इतना तुम पहले बात में बताओ, समझ में आया कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ें। आइसोथर्म यानी कि वो लाइन जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है जिनका सेम टेम्परेचर है। थोड़ा मतलब है कॉम्प्लेक्स, अगर पढ़ने जाओगे फिर बता रहा हूँ, लेकिन मैं सिंपल टर्म्स आपको भी समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो भाई, मसाला नहीं बोलना है, मकसद नहीं बोलना है। नहीं भाई कलमा नहीं आता, लेकिन पढ़ लेंगे, ज़रूरी है पढ़ना, नहीं तो कभी भी कहीं भी। खैर, तो आइसोथर्म आपको समझ में आया क्या है, बस अब ध्यान समझिएगा, ठीक है। मैं आपसे चाहूँगा, मैं सभी से चाहूँगा कि कृपया थोड़ा पॉज करके इसको जल्दी से एक बार रीडिंग लगा लो, ठीक है, तो शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में है। चलो, तो खैर आइसोथर्म क्या होते हैं, वो लाइन होती है, जैसे ये आइसोथर्म में 10 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कि ये लाइन उन पॉइंट से गुजर रही है जहाँ 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। समझ बात, पहली लाइन तो ये कि भाई आइसोथर्म जो होते हैं ये मतलब पैरेलल होते हैं लैटिट्यूड के। आप ये भी थोड़ा समझ लो पैरेलल क्यों होते हैं लैटिट्यूड के, ठीक है। अब मैं 10 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे भाई यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस होगा क्या, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो बहुत ठंडा है। यहाँ अगर 10 है तो यहाँ हो सकता है कि भैया यहाँ पे तो मामला चल रहा हो 0, वैसे तो चलो -20 -10 का चल रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल चल रहा होगा, ठीक है। तो 10 का मुझे आस पास मिलेगा। सोचो यार, कुछ सोचो यार तुम, यहाँ पर लैटिट्यूड में जैसे इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 30 डिग्री का कहाँ मिलेगा, इसी के आस-पास तो मिलेगा लैटिट्यूड, क्योंकि हीटिंग लैटिट्यूड के हिसाब से होती है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से थोड़ी ना होती है। ये भाई 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ, 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ मिला, यहाँ होगा ही नहीं, तो आस-पास ही होगा। तो लैटिट्यूड इसीलिए पैरेलल बनते हैं, और पैरेलल करने मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम स्मूथ स्ट्रेट लाइन बनती है, सीधी नहीं, एकदम स्ट्रेट तो नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट पैरेलल है लैटिट्यूड के, ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल है लैटिट्यूड के, ठीक।
अब यहाँ पे क्या है ना, इसने ये बोल रखा है, मैं पहले तुम पढ़ ही देता हूँ, समझ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस्ड इन जनवरी देन इन जुलाई। ध्यान से, ठीक। डेविएशन का मतलब है ये लहर जो मार रहे हैं ना, ये डेविएशन है, ठीक है। इन दी नदर्न हेमिस्फीयर द लैंड सरफेस इज मच लार्जर देन इन सदर्न हेमिस्फीयर। इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द समुद्र एंड साउथ ओवर द जमीन। भेजा इला कुछ, जनवरी में आइसोथर्म ऊपर की तरफ चला जाता है, जनवरी में नॉर्थ की तरफ चला जाता है समुद्र में, और साउथ की तरफ चला जाता है जमीन में। अब भेजा नहीं चला, हम चलाते हैं भी, और इसका उल्टा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और ये लिखा है दिस कैन बी सीन टू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम में। भेजा करा तो है, तो हम कब काम आएंगे? आओ, अब देखो होता क्या ना, अभी जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी लैंड और ओशन की, वो यहाँ काम आएगी। ये जल्दी गर्म हो जाता है जमीन, और जो पानी होता है वो कम ये जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा, ये कम जल्दी गर्म होता है कम जल्दी ठंडा होता है, देर से गर्म देर से ठंडा। अब मैं जब 10 डिग्री सेल्सियस का ये लेने पहुंचा, ये गर्मियों का समय है, ये आप देखो गर्मियों का सर्दियों का समय, ठीक है। जनवरी का माहौल चल रहा है यहाँ पे। अब तुम खुद बताओ मुझे, ध्यान से समझना, अगर तुमने फोकस खोया, गए तुम गए, बचोगे नहीं, बता रहे समुद्र में तुमको डुबकी मरवा देंगे। तो 10 डिग्री सेल्सियस में ड्रॉ करने गया, ये चल क्यों गया भैया? यहाँ पे तो चढ़ा, यहाँ पे तो चढ़ा, यहाँ पे तो चढ़ा, ये गिर क्यों गया? ये चढ़ा क्यों और ये गिरा क्यों? क्या हुआ? ये चढ़ा क्यों, ये गिरा क्यों इतना भयंकर? क्योंकि यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे था, और यहाँ जब आया ना मैं, तो 10 डिग्री सेल्सियस मिल नहीं रहा था यहाँ पे, 10 डिग्री सेल्सियस तो नीचे मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि यहाँ पे तो सर्दी का समय, ठंडी का, एकदम ठंडी, बहुत भयंकर ठंडा होगा, बहुत भयंकर ठंडा होगा, मतलब यहाँ पे तो 10 है, लेकिन यहाँ हो सकता है 8 हो, 7 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस हो। तो उसके लिए मुझे इक्वेटर की तरफ भागना पड़ेगा। हे इक्वेटर, ये क्या हुआ? आइसोथर्म नीचे खिसक गया। तो आइसोथर्म नीचे खिसक गया क्यों? क्योंकि इक्वेटर की तरफ भागना पड़ेगा मुझे उस 10 डिग्री सेल्सियस को पाने के लिए। यहाँ ऐसा क्या हो गया था कि ऊपर की तरफ भाग गया था? यहाँ पे ऐसा ये हो गया था कि एक ओशन करंट है, गरम यहाँ से आता है एकदम, ठीक है। यहाँ पर गरम अलास्का करंट है, ठीक है। यहाँ पे गरम करंट है। अब गरम करंट की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा गरम मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर हल्का सा ऊपर हमें शिफ्ट हो जाना पड़ता है। बात भेजे में पड़ी कि काहे इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्यों साउथ जाना पड़ता है? नॉर्थ ओवर द ओशन। भैया किस हेमिस्फीयर की बात हो रही है? नॉर्थ की, साउथ से ले चलेंगे आपको, साउथ घूम के आए, ये साउथ का चल रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस का हमें देखना है, चल रहा है सब ठीक ठाक चल रहा था, ले भैया ऊपर चला गया, ले भैया तो नीचे चला, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? समझो, जनवरी का माहौल है, यहाँ सर्दी नहीं गर्मी का माहौल है, यहाँ पे बीच में जाओ अलग आनंद आएगा, क्योंकि जनवरी गर्मियों का समय, अलग आनंद आएगा बीच में, ठीक है। ज़्यादा आनंद मत लो, यहाँ पे आओ। अब होगा ये कि क्योंकि ये गर्मियों का समय, अब गर्मियों के समय में चीजें अलग हो जाती हैं। गर्मियों का समय क्या होता है तुम पहले यही समझ लो, नॉर्थ में नहीं तो तुम दिमाग खराब हो जाएगा। गर्मियों का समय क्या होगा? ये तो सर्दियों का समय, यानी कि जनवरी का, ये आ जाओ जुलाई पे, ये है जुलाई का, ठीक है। अब जुलाई के टाइम पे गर्मी है, अब ये 20 डिग्री सेल्सियस में पहुंचा, बहुत भयंकर गर्म हो जाएगा भाई ये, तो 20 नहीं 25 हो गई, 30 है तो 30 है। तो तुम ये उम्मीद मत लगा के बैठो कि ये सीधे तुम आते चले जाओगे, ना ना ना, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ पर आपको बहुत भयंकर तरीके से ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 20 डिग्री से ये ऊपर क्यों जा रहे हैं? नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? नीचे बेटा इक्वेटर है, और धधक जाओगे गर्मी से, पोल की तरफ चलो, वहाँ ठंडक रहती थोड़ी सी, यानी कि 20 यहाँ 30 है, तो अगर थोड़ा ठंडा चाहिए तो ऊपर चलो, यहाँ पे तो देख रहे ऊपर है। आप समझ नहीं बात? वही कहीं लाइन लिखी होगी, जुलाई के महीने में इन द नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म डेविएट टुवर्ड्स द साउथ इन द ओशन एंड डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्थ ओवर द कॉन्टिनेंट। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हीटिंग, डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए। समझ बात? आप घूमने चल सकते हो तुम सदर्न हेमिस्फीयर। अब जनवरी का समय है, यहाँ पे तो गर्मी का समय, अब गर्मी के समय 20 ले चल रहे हो, यहाँ पे तो होता है ना पेरू करंट है, पेरू करंट तो ठंडा है यहाँ पे। अब यहाँ पेरू करंट, हम बोल्ट करंट है, ठंडा करंट है, ठंडा मामला कर देता है यहाँ पे। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा तुम्हें गर्म लेने के लिए, क्योंकि इक्वेटर के पास जाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन जैसे तुम कॉन्टिनेंट में आए, क्योंकि गर्मी का माहौल है, गर्मी का। अब गर्मी में तुम्हें भागना पड़ता है पोल्स की तरफ, तो पोल की तरफ भाग लो। थंब रूल याद रखो, जमीन में गर्मी में पोल्स की तरफ, जमीन में गर्मी में पोल्स की तरफ, और सर्दी में साउथ की तरफ, सर्दी में सदर्न हेमिस्फीयर सर्दी हुई जुलाई, साउथ की तरफ। क्या ये बात समझ में आई आपको? अगर समझ में आ गई है तो चैप्टर खत्म हो गया है। क्वेश्चन कर ले जल्दी करो क्वेश्चन, पढ़ लेना, वही सब ब्रांड का था लिखी उसमें। द इफेक्ट ऑफ द ओशन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर, आइसोथर्म मोर और लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड एंड द ओशन इज मोर ग्रेजुअली, अपने आप से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। या बॉय, अच्छे बेटा, क्यों नहीं या बॉय। द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट नून ऑन 21 जून एट द इक्वेटर, 33 डिग्री 66 डिग्री। तो 21 जून को कहाँ ओवरहेड? 33 डिग्री नॉर्थ में, ऑप्शन नंबर सी। नीचे तो फॉलोइंग सिटीज आर द डेज द लॉन्गेस्ट। सिटीज कहाँ लॉन्गेस्ट होगा तो जल्दी बताओ बेटा, किस सिटी में डे लंबा होगा सबसे? तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, चंडीगढ़ या नागपुर? डेज आर द लॉन्गेस्ट। सर आप कौन से ईयर में, भाई हम कौन से ईयर में यूपीएससी दिए थे, उससे तुमको क्या लेना देना है? क्या लेना तुम्हें? क्यों भाई? रुक मत सेकंड। लेकिन सबसे छोटा दिन होगा। फिर इनमें तो फॉलोइंग सिटीज आर द डेज लॉन्गेस्ट, क्या आंसर आया इसका? 3, अच्छा डी बी सी। अच्छा देखो, अब डेज लॉन्गेस्ट किस हिसाब से होता है तो याद करो तुम, जैसे कि जब फ्रिजिड जोन में हम जा रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 24 आवर्स पूरा सनलाइट मिल रहा था। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे की तरफ हमारा सन टिल्टेड था, सन की तरफ, ठीक है। तो जब स्लैंटिंग रेस पड़ती है ना, तो जितना आप हाई लैटिट्यूड पे जाओगे उतना ही दिन लंबा होगा, क्योंकि स्लैंटिंग रेस पड़ रही है। जब स्लैंटिंग रेस पड़ती है तो देर तक पड़ती है, स्लैंटिंग रेस पड़ती है देर तक पड़ती है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर डेज लॉन्गर होने लगेंगे, लंबे दिन होते हैं, भले उतना इंसोलेशन ना रिसीव, उतनी गर्मी ना पड़े, ठंडा, लेकिन जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी उजाला है, वो देर तक रहता है। तो यहाँ बताओ सबसे ऊपर कौन है, सबसे कौन पोल की तरफ है, कौन ऊपर की तरफ है? ये नीचे चंडीगढ़ आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, ये समझ में आ गया ना आपको? क्यों जब ऊपर की तरफ जाएंगे स्लैंटिंग रेस पड़ती है, देर तक पड़ती है वो, ठीक है। एटमॉस्फेयर मेनली हीट होता है, यहाँ पर लॉन्ग वेव डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर सी। मार्क करो इसको, करेक्ट कर जल्दी से, आई थिंक कर लिया होगा आपने, टाइम मिला था जो आपको बीच में, हाँ कर लिया ना, ओके ठीक है। तो बिल्कुल जितना आप ऊपर जाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है, ये सब कहाँ है?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इंसोलेशन अल्बीडो आइसोथर्मल रेंज। तो इंसोलेशन होता है क्या, अमाउंट ऑफ इनकमिंग रेडिएशन सी हो जाएगा। अल्बीडो रिफ्लेक्शन होता है कि जितना हमारा सनलाइट आता है उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अल्बीडो। कहाँ है रिफ्लेक्टेड बाय द डी हो जाएगा इसका। आइसोथर्मल लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेंपरेचर बी हो जाएगा। एनुअल रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन मीन टेंपरेचर ए हो जाएगा। तो ए सी डी बी ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन था, हाँ ये भी क्वेश्चन ही है। द मेन रीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंस हाई टेंपरेचर इन द सबट्रॉपिक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रादर देन द इक्वेटर। तो क्यों हाई टेंपरेचर होता है सबट्रॉपिक में इक्वेटर कंपैरिजन है। सबट्रॉपिकल एरियाज टेंड टू हैव लेस क्लाउड कवर देन द इक्वेटोरियल एरियाज, ठीक है। तो सबट्रॉपिकल एरियाज हैव लॉन्गर डे आवर्स इन द समर देन द इक्वेटोरियल। सबट्रॉपिकल एरियाज हैव एन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबट्रॉपिकल एरियाज आर नियर टू द ओशनिक एरियाज। फालतू के हैं। आंसर सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, फिफ्थ का जो सही आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर। अभी आ जाते हैं यूपीएससी के सवाल करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, डरो नहीं, पहले ये कर लो फिर वाला कर लेना। हाँ क्वेश्चन सभी लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट कॉजेज इंसुलेशन। इनमें से इंसुलेशन कॉज ना करने वाला फैक्टर कौन सा है। रोटेशन पढ़ाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, लेंथ ऑफ द डे है, वेजिटेशन का कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला करना चाहेंगे, एक सेकंड अभी करिए जल्दी से। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम कर दें, ये पढ़ो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब पढ़ो, तीन ऑप्शन दिख रहे हैं और चौथा ये रहा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। Shorter wavelength infrared radiation from the sun can enter into the greenhouse, सही है। while longer wavelength infrared radiation from the ground and the plants inside the greenhouse cannot pass back through। यही तो होता है, यही तो होता है, ठीक है, कि आ तो सकते हो लेकिन जा नहीं सकते हो, रोक लिए जाओगे। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके से हीट होता है अर्थ का एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर हीट होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी। द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड रिफ्लेक्टेड पार्टली टुवर्ड्स द अर्थ। एज बताओ सर, पाकिस्तान का 9 सिटीज़ पर अटैक कर दिया, अच्छा फिर कर दिया क्या सर। इंदौर से बहुत प्यार है, थैंक यू अंश जी। चलो तो क्या होता है, ये आपका इंफ्रारेड ही होता है, थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। शॉर्ट वेव नहीं होता है, रेडिएशन स्टार्ट कंसिडर, ठीक है। तो वो जो आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऑलराइट। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। The incident radiation is trapped by constituents of the atmosphere and reflected partly towards the earth as ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन था नीचे नहीं था, ये वाला क्वेश्चन करो। सारे क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी सीएससी के, और ऐसा जो मैं लिखता नहीं उसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी सीएससी के नहीं है, रहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस के भी, सीडीएस भी होता है, सीएपीएफ भी होता है। मतलब ऐसा वो नहीं मैं देखता हूँ कि सीडीएस का है कि सीएपीएफ का है या जियो साइंटिस्ट का है, जिसका भी क्वेश्चन होता है बस यूपीएससी का होता है, तो वो मैं कर देता हूँ, ठीक है, मतलब रख देता हूँ उसको। चलो अच्छा सर, फिर से डिफेंस सिस्टम को ब्रेक कर दिया, अच्छा चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के मंथ में क्या माहौल होता है, द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन, ठीक है, बताओ। ओशन में नॉर्थ की तरफ डेविएट करेंगे टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, जनवरी की बात हो रही है, ठीक है। जल्दी हीट हो जाता है सर, जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, जल्दी कूल डाउन हो जाएगा तो इक्वेटर की तरफ भागना पड़ेगा जनवरी में। तो साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, बिल्कुल बात सही है, साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ओवर द ओशन, पहला सही। प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक, नहीं भैया, पहली बात तो गल्फ स्ट्रीम वगैरह ठंडे नहीं होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है, गर्म होते हैं तो गलत है, अभी पढ़ा नहीं है लेकिन ठीक है, वन ओनली होगा इसका, गर्म होते हैं, ठीक है। ये सब जो गल्फ स्ट्रीम वगैरह होते हैं सब गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ की तरफ चला जाता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर रहता है गल्फ स्ट्रीम ईस्ट साइड में, नॉर्थ अमेरिका है, जैसे लिखा देता तुम्हें, जैसे यहाँ पर रहता है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो बताओ तुम कि ये जो ये बेचारा आ रहा है, ये बेचारा अगर यहाँ पे आ रहा है तो ऊपर जैसे गल्फ स्ट्रीम आया तो यार ये गर्म गर्म भागो भागो ऊपर की तरफ। यहाँ तो नीचे आया था कि ठंडियों का समय था, अब ठंडियों का समय तो यार ये ठंडा हो गया तो इक्वेटर की तरफ भाग रहा था, लेकिन यहाँ से गर्म गर्म आया एकदम से भयंकर गर्म गर्म करंट आया गल्फ स्ट्रीम, तो भागो ऊपर की तरफ। तो इसी वजह से नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, आपको इतना पता ही होगा, तो इसमें ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों, गर्म करंट कैसे ही। अगर आपको इतना भी पता है, जो कि पता हो जाएगा, बड़ा आसान सी चीज़ है वो, हम आगे देख लेंगे। गल्फ स्ट्रीम गर्म होता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर लार्जली अब्सॉर्ब बाय, तो इनको जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं यूएस, इनको कौन अब्सॉर्ब करता है, रावलपिंडी राजस्थान की कौन सी सिटी पे हुआ है। क्वेश्चन फ्रॉम सीएससी 2024। अच्छा हाँ, तो ये मतलब रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर लार्जली अब्सॉर्ब फ्रॉम, तो ये कौन अब्सॉर्ब करता है, देखा तो ओजोन लेयर अब्सॉर्ब करती है, ओजोन तो होगा ही होगा, लार्जली अब्सॉर्ब फ्रॉम, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड आखिरी आपका द अर्थ एटमॉस्फेयर मेनली हीटेड बाय, ये तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका बताइए कमेंट में, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए थैंक यू सभी को, और यहाँ पर अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, बाकी यहाँ पर हमारा सेशन आज खत्म होता है। बताओ क्या आइसोथर्म वाला, ये तो लॉन्ग वाला है, आइसोथर्म वाला क्या दिक्कत है वाले में, बताया था, समझा था। हाँ, ये प्रोजेक्ट वर्क करके लाना। चलिए थैंक यू सभी को, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं कल, हाँ थैंक यू। एक हैं सर ये जो